Okay, this is the introduction of the tetracycline. It is discovered from the golden colored soil from the bacteria Streptomyces aureofaciens. सेकेंड इंपॉर्टेंट टेट्रासाइक्लिन जो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल में यूज कर रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन is an antibiotic that fight infection caused by bacteria. Tetracycline is used to treat many different bacterial infection of the skin, intestine, respiratory tract, urinary tract, genital, lymph nodes, and other blood systems. Using tetracycline during pregnancy could harm the unborn baby or cause permanent tooth discoloration later in the baby's life. ये तो बात का टॉपिक है, वो इसमें आ गया. बच्चे के दांत में डिस्कलरेशन हो सकता है अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उन्हें दिया गया तो. क्या क्या आता है टेट्रासाइक्लिन? हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मोनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन. दिस इज वी आर यूजिंग नाउअडेज. ये मॉलिक्यूल्स है जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के हैं. तो उसकी क्या क्या कैटेगरीज है, कौन से कैटेगरीज में उसे डिफरेंशिएट किया गया है, हम लोग पढ़ेंगे. क्या क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है टेट्रासाइक्लिन का, विल सी. व्हाट इज दिस? सबसे पहला तुम्हें अगर टेट्रासाइक्लिन पूछा गया तो सबसे पहले तुम्हें यही लिखना है कि ये प्रोटीन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये वर्ड टेट्रासाइक्लिन पूछा तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइवा में, एग्जाम में या फिर एमसीक्यू में ये आएगा ही, और बहुत बार पूछा गया है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आपको 3-4 नीचे में दिए जाएंगे, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, माइक्रोलीड्स एंड ऑल ऑफ द अबव. तो बैक्टीरिया हर मैक्सिमम टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन है. बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की कैटेगरी में टेट्रासाइक्लिन आते हैं, मैक्रोलीड्स आते हैं, क्लिंडामाइसिन आता है, क्लोरामफेनिकोल एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन. तो हमने मैक्रोलीड्स कल पढ़ लिया था, टेट्रासाइक्लिन आज देख रहे. अगर आज ही टाइम मिला तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी पढ़ लेंगे. तो क्लासिफिकेशन सोर्स बेस्ड, दो क्लासिफिकेशन है इसका. एक सोर्स बेस पे है एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे. तो सोर्स बेस मतलब वो नेचुरली ऑब्टेन्ड है या सेमी सिंथेटिक है. नेचुरली ऑब्टेन्ड टेट्रासाइक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन है, फ्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डिमोसाइक्लोसाइक्लिन. सेमी सिंथेटिक हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं क्योंकि साइड इफेक्ट्स कम है. डॉक्सीसाइक्लिन, मेक्लोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन. इसमें से हमें इंपॉर्टेंट इज डॉक्सीसाइक्लिन. एंड एज पर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स टेट्रासाइक्लिन या क्लोरटेट्रासाइक्लिन. इंटरमीडिएट एक्टिंग में हाफ लाइफ 12 आवर्स, इसका 6 to 8, इसका 12, इसमें डिमोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग एक्टिंग में जिसका हाफ लाइफ 16 घंटे है, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन. दो इंपॉर्टेंट इज द डॉक्सीसाइक्लिन जिसका हाफ लाइफ 16 घंटे है. 100 mg का टैबलेट है, आप पेशेंट को सुबह शाम दे सकते हो. मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो बांग्लादेश में जिन्होंने प्रोटोकॉल ढूंढा था, व्हाट बांग्लादेशी सेड कि इट विल स्टार्ट पेशेंट ऑन डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD and ivermectin 12 gram at night. टेट्रासाइक्लिन क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेट्रासाइक्लिन? टेट्रा मतलब इसमें 4 रिंग होते हैं. जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा है, कौन सा पढ़ा था सबसे पहले? हमने एंटीबायोटिक्स पढ़े थे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. बीटा लैक्टम में बीटा लैक्टम रिंग था, मैक्रोलिड्स में मैक्रोलिड्स रिंग था. इसमें टेट्रासाइक्लिन में इसका नाम टेट्रा पड़ा है क्योंकि इसमें 4 रिंग होते हैं. कैसे होते हैं, विल सी. टेट्रा मतलब 4, साइक्लिन मतलब हाइड्रोकार्बन रिंग्स, डेरिवेशन. टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू इंटरफेयरिंग विद द राइबोसोम्स. ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये सारे के सारे जो एंटीबायोटिक्स है वो कहाँ पे एक्ट करेंगे? राइबोसोम पे. जो भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आएंगे, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स के अंदर. अगेन क्लासिफिकेशन सेम वही है. एंटीमाइक्रोबायल एक्टिविटी, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स. ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है. एक्टिव अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों की ग्रोथ को रोकेंगे. दिस इज नॉट बैक्टीरियोसाइडल. ठीक है, आप जो भी देंगे टेट्रासाइक्लिन, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स. किसके इसके ऊपर काम करेंगे? एनारोब्स, रिकेट्स, क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्म, प्रोटोजोआ. एग्जांपल अमीबाज. फार्माकोडायनामिक्स मतलब अब ये काम कैसा करता है. तो टेट्रासाइक्लिन, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा फर्स्ट कि प्रोटीन सेल वॉल सिंथेसिस बनती कैसी है,
प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे, अगर वो पता है तो इनहिबिट कैसे होता है वो पता चलेगा. The tetracycline bind to the 30S subunit and prevent binding of the incoming charged tRNA unit. Inhibit step 1 in the bacterial protein synthesis. ठीक है. हमने माइक्रोलीड्स में क्या देखा था कि उसकी वो मूवमेंट को रोकता है, ट्रांसलोकेशन को रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है. ठीक है. इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन बाइंड टू द 30S सब यूनिट एंड प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ द इनकमिंग चार्ज टीआरएनए यूनिट. ये देखो इसमें दो मैकेनिज्म है इसके. एक तो पहले क्या करेगा, ये एमआरएनए है और ये टीआरएनए है. ठीक है. ये टेट्रासाइक्लिन देखो, टेट्रासाइक्लिन इंटरफेयर विद द टीआरएनए एंटीकोडॉन रीडिंग ऑफ द एमआरएनए. ये टीआरएनए अगर यहाँ पे आके आके बाइंड होने से ही रोकेगा तो इन दोनों की चेन नहीं बन पाएगी. है शालिनी पाटिल की रिपोर्ट है क्या, देख मैं इसमें शालिनी पाटिल का है कि नहीं है. क्या करेगा, ये 30S राइबोसोम में ये जो नीचे में एमआरएनए है इसको रोकेगा, टीआरएनए से बाइंड नहीं होने देगा. ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं होगा तो ये आगे की चेन ही नहीं बनेगी. ठीक है. ये पेप्टाइड चेन ही नहीं बनेगी. पेप्टाइड चेन नहीं बनेगी तो अमाइनो एसिड नहीं बनेगा. अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, अमाइनो एसिड चेन नहीं बनेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी. टेट्रासाइक्लिन एंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है एग्जैक्टली विल सी. टेट्रासाइक्लिन क्या होगा, वो बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा, जो बैक्टीरियल सेल है उनके अंदर चले जाएगा. ससेप्टिबल सेल कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग इंट्रासेलुलर, जो सेल जो बैक्टीरिया ससेप्टेबल है उसके अंदर ये टेट्रासाइक्लिन जमा होना शुरू हो जाएगा. टेट्रासाइक्लिन बाइंड टू द 30S सब यूनिट. हमको पता है 50S ऊपर वाला, नीचे का 30S. तो ये टेट्रासाइक्लिन कहाँ काम करता है, 30S सब यूनिट में, नीचे वाले सब यूनिट में, अप टू बैक्टीरियल राइबोसोम, ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ द टीआरएनए टू द रिसेप्टर साइट ऑफ द एमआरएनए. ठीक है. टीआरएनए को एमआरएनए पे नहीं मिल रहा है उसका रिपोर्ट. एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट, एक 2-5 मिनट दीजिए मुझे. थोडं खालती येऊन उभे राहाल ना तर तुम्हाला भेटून जाईल. सी बिल्डिंग 101. ओके. ओके. ये देख 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से सीधे जाना, नीचे में स्ट्रेट श्री प्रसाद विहार है. ठीक है. वहां सीबीसी और थायराइड का सैंपल ले लेना. ठीक है. वो हिमोलाइज हो गया था वो ना, है आपके पास बल्ब वगैरह है, सब है ना, लेके आ जाओ. फिर एक सैंपल और है, मैं देता हूँ. सर वो दे देना फिर मैं वैसे उधर वो उसके पीछे रखे हुए हैं. क्या करना है बताता हूँ. थायराइड वाला पूरा प्रोफाइल करना है.
बता दो उसको लेक्चर खत्म होने के बाद। हाँ श्री प्रसाद विहार मिस्टर पाटिल, ये सीधा जाके ना सीधा नीचे जाओ, एक फ्लैट स्कीम दिखेगा, यहाँ से एकदम नीचे उतरो, सीधा नीचे आओ, सीधा फ्लैट में रास्ता जाएगा। हेलो, आवाज येतोय का? हाँ रितेश, आता आवाज येतोय। चलो ठीक है, हाँ हाँ हाँ। सो वेयर वी आर, हाँ टेट्रासाइक्लिन काम कैसे करते हैं, हम लोग वो पढ़ रहे थे कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S राइबोसोम पे एक्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन जो बैक्टीरिया ससेप्टिबल है, जिसको टेट्रासाइक्लिन ने मारना है, वो बैक्टीरिया के अंदर चले जाएगा। ससेप्टेबल सेल कॉन्सेंट्रेट उनके अंदर वो जमा होगा। टेट्रासाइक्लिन बाइंड टू द 30S सब यूनिट, क्योंकि हमें पता है टेट्रासाइक्लिन बाइंड होता है 30S सब यूनिट को और बैक्टीरियल राइबोसोम्स को, ब्लॉकिंग द रीडिंग ऑफ टीआरएनए टू द रिसेप्टर साइड ऑन द एमआरएनए, जो अभी मैंने बताया था। एक्शन एक ही है, वो टीआरएनए को एमआरएनए पे बाइंड नहीं होने देगा, इतना ही बोलना है बस। दिस प्रिवेंट द एडिशन ऑफ द अमाइनो एसिड, इसकी इसी वजह से अमाइनो एसिड की चेन नहीं बनेगी और प्रोटीन नहीं बनेगा एंड बैक्टीरिया डाई। फिर से एक बार बता दूं, जो अभी जो ज्वाइन हुए हैं, दिस इज एमआरएनए। एमआरएनए ये टेट्रासाइक्लिन इंटरफेयर विद द टीआरएनए एंटीकोडॉन रीडिंग ऑफ द एमआरएनए। नीचे का एमआरएनए, ये टीआरएनए ऊपर से आ रहा है, ये टीआरएनए आ रहा है, ये टीआरएनए को बैठने नहीं देगा एंड बैठेगा नहीं तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, क्यों रेजिस्टेंस डेवलप होता है, या फिर क्यों टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन काम नहीं करेगी। 3 मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन एनालॉग, 3 रीजन है। एक तो इम्पेयर्ड इनफ्लक्स और इंक्रीज ई फ्लक्स। देखो ई फ्लक्स मतलब बाहर निकलना, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना। अगर एक कारण आपका टेट्रासाइक्लिन जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया अपना अगर सेल स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, सेल वॉल ठीक हो जाएगी, तो वो आपका टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगा एक, या फिर बैक्टीरिया कुछ ऐसा मैकेनिज्म करेंगे, ऐसा पंप बनाएंगे जिससे वो सारा टेट्रासाइक्लिन सेल के बाहर निकल जाए। अंदर तो गया बट बैक्टीरिया ने कुछ स्मार्टनेस करके वो सारा टेट्रासाइक्लिन सेल के बाहर निकाल दिया। दिस इज इफ्लक्स कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पंप। ठीक है, एक पंप होता है, वो पंप से उन्होंने सारा टेट्रासाइक्लिन बाहर निकाल दिया। अगर ये बैक्टीरिया में है तो आपके टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंस आएगा। सेकेंड, राइबोसोम प्रोटेक्शन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन दैट इंटरफेयर विद द टेट्रासाइक्लिन बाइंडिंग टू द राइबोसोम। अगर उन्होंने राइबोसोम्स के ऊपर कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बना दिया, बैक्टीरिया ने, स्मार्ट है बैक्टीरिया हर रोज चेंज कर रहे हैं अपने आप को। पहले तो हमको पता है टेट्रासाइक्लिन एक पर्टिकुलर राइबोसोम्स पे जाके एक्ट करेगा, तो राइबोसोम इज स्मार्ट, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म चेंज कर दिया, तो हमारा टेट्रासाइक्लिन बाइंड ही नहीं हो पाएगा राइबोसोम्स के ऊपर, क्योंकि राइबोसोम ने खुद को चेंज कर लिया, तो भी रेजिस्टेंस आएगा। तीसरा, अगर बैक्टीरिया ने ऐसा कुछ एंजाइम बना दिया जो टेट्रासाइक्लिन को किल करेगा। तो ये 3 रीजन है, आप अपने लैंग्वेज में लिखो, उनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको समझना चाहिए, वाइवा में बताना आना चाहिए और बुक जो एग्जाम में लिखते आना चाहिए। 3 मैकेनिज्म आपने बोल दिए, इनफ्लक्स में प्रॉब्लम या इफ्लक्स ज्यादा, राइबोसोम्स में प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो, या ऐसे कुछ एंजाइम्स बना रहे हैं बैक्टीरिया जिससे हमारा टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो। फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन 60 to 70% टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन, ये इसका 70 से 60 to 70% एब्जॉर्ब हो सकते हैं। 90 to 100% कौन एब्जॉर्ब होंगे? डॉक्सीसाइक्लिन एंड मोनोसाइक्लिन, मतलब उसका बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा है डॉक्सी का। Tegacycline is poorly absorbed orally and must be administered intravenously. Absorption occur in upper small intestine and is impaired by food. Except doxycycline and minocycline. Doxycycline और minocycline में खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज बाकी जो आपको टेट्रासाइक्लिन देने हैं, आइदर वो खाना खाने के 2 घंटे बाद दो। डाइवेलेंट कटायंस, ये जो कटायंस है ना, जैसे कि ये मोस्टली एंटासिड्स में होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, एल्यूमिनियम,
तो ये चिलेटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या एल्यूमिनियम जो दवाई में होंगे या ऐसे कुछ प्रोडक्ट पेशेंट ने ले लिए और साथ में अगर टेट्रासाइक्लिन ले लिया तो वो एक इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और टेट्रासाइक्लिन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। दैट्स वाई कोई भी ओरल एंटीबायोटिक्स, कोई भी टेट्रासाइक्लिन को आप इन प्रोडक्ट्स के साथ मत दो। डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ भी नहीं देना चाहिए एंड एंटासाइड्स के साथ भी आप डॉक्सीसाइक्लिन अभी मत दो। अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह दे रहे होंगे या फिर कोई भी टेट्रासाइक्लिन अगर यूज कर रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो एंटासिड के साथ देने में या फिर फूड के साथ देने में या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ देने में। फार्माकोकाइनेटिक्स 40 to 80% बाउंड बाय सीरम प्रोटीन, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली टू द टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड एक्सेप्ट सीएसएफ। सीएसएफ में काफी कम जाता है 10 to 25%। टेट्रासाइक्लिन क्रॉस द प्लासेंटा टू रीच द फीटस। Tetracycline cross the placenta to reach the fetus and are also excreted in a milk. Chelation with the calcium, ठीक है, कैल्शियम के साथ दिया तो उसका चिलेशन एक्शन होगा। डैमेज टू द ग्रोइंग बोन एंड टिथ। 10 to 15% excreted into the urine, 10 to 40% excreted in the feces. Doxycycline and tetracycline eliminated by a non-renal mechanism do not accumulate in the renal insufficiency. अगर पेशेंट का किडनी फेल्यूर है तो भी डॉक्सीसाइक्लिन को कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होंगे क्योंकि वो नॉन रीनल मैकेनिज्म से एलिमिनेट होता है। ड्रग इंटरैक्शन, अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हो कोई या फिर टेट्रासाइक्लिन दे रहे हो एंटासिड के साथ दे रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड होगा। जितना एब्जॉर्ब होना है, जितनी उसकी क्वांटिटी ब्लड में जाना है वो नहीं जाएगी। कार्बामेजापाइन, फेनेटोइन, बार्बिचुरेट क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन में डिक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ द डॉक्सीसाइक्लिन। अगर ये कुछ दवाई ले रहे हैं पेशेंट में तो उसमें ड्रग एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है क्योंकि उसका हाफ लाइफ आधा हो जाएगा। रिपीटेशन ज्यादा देने पड़ेंगे एज पर द उसका कॉन्सेंट्रेशन। डायोरेटिक्स, नाइट्रोजन रिटेंशन, देखो ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ जो मैंने कहा था इसका नाम टेट्रा क्यों है, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि उसमें 4 रिंग है, ABCD, दिस काइंड ऑफ 4 रिंग्स, बाकी अपने कुछ काम का है नहीं। दैट्स वाई इसको बोलते हैं 4 हाइड्रोकार्बन रिंग होने के कारण दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ टेट्रासाइक्लिन। इसमें अलग अलग जगह पे उन्होंने चेंजेस किए हैं एंड दैट अलग अलग उन्होंने उसके प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। ये कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। मॉडिफिकेशन अगर ये पार्ट में, ये जो रेड पार्ट है, पार्ट 1 में अगर मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफिकेशन इन पार्ट 1 रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ एक्टिविटी एंड रिजल्ट इन अ सिमिलर और इंक्रीज एक्टिविटी। अगर ये पार्ट 2 है, ये हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 2 में अगर मॉडिफिकेशन किए तो इंक्रीज इन एक्टिविटी। मतलब ये रिसर्च का टॉपिक है, मोस्टली जो इंजीनियर्स है या फिर जो मेडिसिन वाले है उनके लिए ये है, फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। जो पार्ट 1 प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ में अगर उन्होंने कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश की है तो उनमें कुछ एक्शन नहीं मिला या फिर लॉस इन एक्टिविटी हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरीके से ये काम करता है। बैक्टीरियल राइबोसोम 70S मेड अप ऑफ 30S एंड 50S। देखो ये 50S है, ये कंफ्यूज मत होना। 50S ऊपर वाला प्रोडक्ट रहता है, मैंने इसके पहले भी बताया था, नीचे वाला 30S रहता है, बट इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को 70S बोलते हैं, जबकि इसकी टोटल 80 आती है। 30S सब यूनिट्स बाइंड टू द mRNA एंड इनिशिएट द प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, 30S सब यूनिट बाइंड टू द mRNA, ये 30S सब यूनिट है, bind to the mRNA and initiate the protein synthesis. 50S subunit and 30S subunit of mRNA complex allow to bind aminocyclyl tRNA. 2 main binding sites, एक P site होता है और एक A site. P site bind the tRNA bearing the peptide chain. ये P site है, इसीलिए इसको पेप्टाइड चेन बोलते हैं। यहाँ पे सारे के सारे अमाइनो एसिड जमा होते हैं। ए मतलब एक्सेप्टर साइड, जो भी टीआरएनए आएगा पहले ए साइड पे आएगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रिवर्सिबली बाइंड टू द 30th सब यूनिट एट ए साइड, प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ द एम एसिडिल टीआरएनए। वही जो मैंने बताया है कि 30th राइबोसोम्स पे, सिंपल लैंग्वेज में देखो, आप अपने लैंग्वेज में लिखना, इसमें कुछ मत लिखना। जो आपका टेट्रासाइक्लिन है वो 30th राइबोसोम में जमा होगा। 30th राइबोसोम में जमा होने के बाद वो एमआरएनए को टीआरएनए से बाइंड नहीं होने देगा। जब mRNA tRNA से बॉन्ड नहीं होगा तो पेप्टाइड चेन नहीं बनेगी। पेप्टाइड चेन नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी एंड उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। एज सिंपल। टेट्रासाइक्लिन प्लस कैल्शियम
आयरन, साइट्रेट, लाइपोप्रोटीन का मिला के मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज इंसोल्यूबल इन वाटर। जो चिलेटिंग एक्टन है इसको बोलते हैं चिलेशन, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा एंड बॉडी से निकल जाएगा। इंडिकेशन कहाँ कहाँ दे सकते हैं हम लोग? आरटीआई, स्किन, रिलैप्सिंग फीवर, कॉलरा, एक्ने, यूटीआई, एंथ्रैक्स, इन कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस in infection with mycoplasma pneumoniae, chlamydia, rickettsia, some spirochete used in a peptic ulcer caused by H. pylori, Vibrio infection, chlamydia, STDs, combination with aminoglycoside indicated for plague, tularemia and brucellosis। ये आपको याद करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, एक्सासर्बेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में काम करता है इसलिए वी आर गिविंग। लाइम डिसीज, लाइम डिसीज मतलब जो चॉइस ऑफ जो टिक डिसीज है ना, जो उस दिन मैंने बताया था, टिक बाइट्स, टिक बाइट ब्रू, क्या नाम है उसका, एक टिक बाइट में जो छोटा सा टिक होता है उसके बाइट के कारण पेशेंट को बॉडी पेन, फीवर या उसके लीवर एंजाइम्स बढ़ते हैं, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 5 days, जितना अर्ली स्टार्ट करो उतना ज़्यादा अच्छा है। रिलैप्सिंग फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, these are the indications। Side effects, GI disturbance, nausea, diarrhea, super infection, disturbance in normal flora, liver damage, fatty infiltration, sore throat, headache, stomatitis, photosensitivity, nail discoloration, erythematous rash, ये सारी चीजें हो सकती है। Adverse effect, nausea, vomiting, anorexia, anal pruritus, vaginal and oral candidiasis, enterocolitis। Bony structure and teeth, when tetracycline is given during pregnancy, deposited in a fetal teeth and bone, fluorescence, discoloration and enamel dysplasia, bone deformity और ग्रोथ इनिबिशन। मतलब अगर मदर को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग वो दिया गया है तो बच्चे में उसमें उसके टिथ में एंड बोन्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बोन डिफॉर्मिटी हो सकती है और ग्रोथ इनिबिशन हो सकता है। सो टेट्रासाइक्लिन इज श्योरली अवॉइडेड। लिवर टॉक्सिसिटी हो सकता है। अगर आपके पेशेंट को आपने टेट्रासाइक्लिन शुरू भी किया है ना अभी कोविड में, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, या आप पेशेंट का फैबीफ्लू वगैरह शुरू कर रहे हो तो पेशेंट का KFT LFT कंटिन्यूस चेक करते रहो। हेपेटिक नेक्रोसिस हो सकता है। किडनी टॉक्सिसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आउटडेटेड टेट्रा, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है MCQ में, MCQ में बहुत बार पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना। अगर एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन किसी को दिया गया, आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन अगर दिया गया तो वो डैमेज करता है रीनल प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स को। सपोज आपने एक्सपायरी डेट के ऊपर हो गई, आपने टेट्रासाइक्लिन गलती से दे दिया, दैट डिसीज कॉल्ड एज अ फैनकोनी लाइक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? फैनकोनी लाइक सिंड्रोम, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं मैंने लिखे हुए हैं नीचे। लोकल टिश्यू टॉक्सिसिटी, वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पेनफुल लोकल इरिटेशन, फोटोसेंसिटाइजेशन, यही आपको लिखना है। पेशेंट को डिजीनेस, वर्टाइगो, नोशिया, वोमिटिंग, वेस्टिपुलर रिएक्शन हो सकती है। मार्केटेड प्रिपरेशन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सी, ये तो मैं देख लिया था, टेट्रासाइक्लिन टैबलेट्स, टेट्रासाइक्लिन जेल, ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट, ये सारे मार्केट में अवेलेबल है। Important information, children younger than 8 years old should not take this medicine. Avoid exposure to sunlight or artificial UV rays. Tetracycline can make your skin more sensitive to sunlight. Sunburn may result. Use sunscreen and wear protective clothing if you must be out in the sun. अभी आप डॉक्सी वगैरह दे रहे हो तो पेशेंट को थोड़ा सा अवॉइड करिए। Tetracycline passes into the breast milk and may affect bone and tooth development in a nursing baby. Do not take this medication without telling your doctor if you are breastfeeding. Throw away any unused tetracycline when it expires or when it is no longer needed. Do not take this medicine after expiration date on a label has passed. Expired tetracycline can cause dangerous syndrome resulting in a damage to the kidneys. Fanconi syndrome has been reported to occur result of drug injection. ये Fanconi syndrome MCQ में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं कौन से मेडिसिन के कारण होता है एक्सपायर्ड मेडिसिन। ठीक है। वेल रिकॉग्नाइज्ड इंजेक्शन इंक्लूड
आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड है। एंटीबायोटिक्स सच एज जेंटामाइसिन। फैकोनी सिंड्रोम में क्या क्या होता है? एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिनेशन, वोमिटिंग, फेलियर टू थ्राइव, स्लो ग्रोथ, रिकेट्स एंड लो मस्कुलर टोन। फ्रैलिटी का मतलब पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थोड़ा टाइम नहीं मिला था क्योंकि बहुत बिजी शुरू